Now we are starting with new chapter, that is health communication. Health कम्युनिकेशन, एक ही वीडियो रहेगी इसकी, इसी में रिवीजन रहेगा। हेल्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन या नॉलेज एंड प्रोपेगेंडा। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा। एक्चुअली एजुकेशन एंड नॉलेज भी अलग होता है। एजुकेशन मतलब कि हम जो एजुकेट हो रहे हैं, मतलब कि रिसोर्सेज वगैरह को पढ़ रहे हैं। नॉलेज मतलब जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज इज अप्लाइड एजुकेशन, ठीक है। इसको वो देख लेंगे आगे, लिख लेंगे इसको आगे, ठीक है। तो एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा। एजुकेशन में सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया है जिन पे हम देखेंगे। एक्वायर्ड थिंकिंग, प्रिमिटिव थॉट्स, प्रिमिटिव थॉट्स, जजमेंट, ठीक है, एंड बिहेवियर चेंज। इसको थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही गंदा लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक्वायर्ड मतलब कि एजुकेशन एक्वायर्ड होती है, मतलब कैसे एक्वायर्ड होती है, मतलब कैसे हम एजुकेशन लेते हैं, पैसिवली एक्टिवली, ऑब्वियसली एक्टिवली। फिर हम प्रोपेगेंडा कैसे लेते हैं, इट्स पैसिवली इंस्टॉल्ड। मीन्स कि हम एजुकेशन किसी स्कूल में एनरोल होते हैं, किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, तो एक्टिवली जाना पड़ता है, एक्टिवली सीखना पड़ता है। हमारी आर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एक्टिवली फॉर दैट लर्निंग। बट इन प्रोपोगंडा, इंस्टाग्राम पे जो प्रोपोगंडा चलता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो हमें अपने आप पता चल जाता है पैसिवली, हम इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए वो पैसिवली इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। अब जो थिंकिंग होती है, जो हम हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती है एजुकेशन में या प्रोपोगंडा में, ऑब्वियसली जो थिंकिंग होती है वो प्रोमोट होती है, मतलब प्रोमोट करता है एजुकेशन थिंकिंग को, मीन्स कि वो थिंकिंग को बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करता है, थिंकिंग को डिक्रीज करता है। ये प्रिमिटिव थॉट्स को डिक्रीज करता है, ऑब्वियसली डिक्रीज करता है। प्रिमिटिव थॉट्स को इंक्रीज करता है। प्रिमिटिव थॉट्स मतलब जो जैसा हम पहले सोचते थे, तो मतलब पहले सोचने को हमें चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोपेगेंडा चेंज नहीं करता है, वो उसको वैसे ही रहने देता है, क्योंकि वो थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है प्रोपेगेंडा। जजमेंट को ये क्या है, मतलब जो एजुकेशन जिस पर्सन ने लिया, ही कैन टेक जजमेंट, ठीक है। बट यह प्रोपोगंडा वाला पर्सन जजमेंट नहीं ले सकता है, ठीक है। और बिहेवियरल चेंज में ऑब्वियसली जिसने एजुकेशन लिया उसका बिहेवियरल चेंज होगा, लेकिन जिसने प्रोपोगंडा के थ्रू लिया उसको बिहेवियर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका एजुकेशन और प्रोपोगंडा में डिफरेंस होता है। मैंने आपको ये बताया था, एजुकेशन इज नॉट सेम एज नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो होती है, नॉलेज इज अप्लाइड एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन, एंड एजुकेशन इज स्टडिंग ऑफ रिसोर्सेज, स्टडिंग ऑफ रिसोर्सेज। स्टडिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, दैट इज एजुकेशन। अब उस पढ़ने को हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने मेडिसिन पढ़ा, दैट इज एजुकेशन, यू आर एजुकेटेड। बट आपने पेशेंट देखा, यू आर नॉलेजेबल, ठीक है। तो ये चीज हमने एजुकेशन और नॉलेज के बारे में बात करी, एंड एजुकेशन और प्रोपेगेंडा के बारे में बात करी। और फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन लूप। कम्युनिकेशन लूप, तो ये एक ही लूप होगा। तो सबसे पहले इस लूप में क्या होता है, आपका सेंडर होता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है। फिर उसके बाद कंटेंट होगा, ऑब्वियसली जो कंटेंट वो भेज रहा है वो होगा। और एक होगा आपका रिसीवर। रिसीवर फिर क्या देगा, फीडबैक, सॉरी, फीडबैक देगा, जो कि सेंडर के पास जाएगा, ठीक है। अभी एक्चुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो फीडबैक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही पार्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इन सब में भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो लोगों से फीडबैक कलेक्ट करो, या आप अपने इंडिकेटर्स भी हमारे इसी बेसिस पे बने होते हैं कि हम इंडिकेटर से फीडबैक लेना चाहते हैं प्रोग्राम का। और जब हमें इंडिकेटर से फीडबैक मिलता है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में भी सेम चीज़ है। तो एक लूप बना हुआ है, मतलब एक सेंडर होगा, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेरे पास कोई कंटेंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप एक रिसीवर हो गया, आपके पास जाएगा, फिर आप बोले नहीं भाई आपने गलत बताया या आपने अच्छा नहीं बताया, तो आप फीडबैक दे रहे हो मेरे को। तो फीडबैक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब उसके बाद रिसीवर के पास तीन ऑप्शन है, या तो रिसीवर एडेप्ट करेगा उसको, एडॉप्ट 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 चेंज, या रिसीवर जो होगा वो उसको, उसके अफेक्ट हो जाएगा उससे,
या उसकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। मतलब ये सब चीजें होंगी रिसीवर में, मतलब उसको फायदा होगा ना। इट विल अडॉप्ट टू द चेंज, इट विल बी अफेक्टेड एंड इट विल बी, उसकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, तो ये सब उसको फायदा होगा, मतलब उसको ये सब होगा। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा आता है कि सबसे पहले कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि डाइडेक्टिक, ठीक है। दूसरा आता है सोक्रेटिक, डाइडेक्टिक, सोक्रेटिक। फिर तीसरा आता है फॉर्मल। चौथा आता है नॉन फॉर्मल, जो कि हम अच्छे से जानते हैं, जो कि हम रोज बात करते हैं, वर्बल एंड विजुअल, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास होते हैं। तो चलो एक एक को देख लेते हैं। डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक, डिक्टेटर टाइप नहीं लग रहा, डिक्टेटर, डिक्टेटर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। डाइडेक्टिक मीन्स डिक्टेटर, तो मतलब वन वे कम्युनिकेशन। वन वे मीन्स सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम्हें सुनना है, सिर्फ सुनना है, नो फीडबैक, सिर्फ सुनना है, ठीक है। सोक्रेटिक क्या होता है, टू वे होता है, तुम भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा, वाह मजे आ गए, टू वे, ठीक है। और फॉर्मल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, नाम भी समझ आ रहा है, एकदम स्ट्रक्चर्ड, एकदम स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है इसमें। आप अप्रोच मत लिखो, तो स्ट्रक्चर्ड याद रखो, ठीक है। अब नॉन फॉर्मल जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई अपना भी किसी को बोले, जैसे गॉसिप होती है ना, एक किसी को बोल रहा है, कोई वो कोई और बोल रहा है, फिर एक ग्रुप बैठा हुआ है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, चौथा कुछ और बोल रहा है, तो एक ग्रेप यू कम वाइन कम्बिनेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं हम इसको। मतलब वन टेलिंग टू एवरीबडी एंड एवरीबडी टेलिंग टू वन, मतलब एक तरह से कि एक सबको बता रहा है, फिर सब किसी और को बता रहे हैं, ऐसे ही चल रहे जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, सॉरी, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मतलब कि वन टेलिंग टू अदर इन एवरी वे, ठीक है। या इसमें गॉसिप भी हो सकता है, गॉसिप सर्कल। तो वही अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर में काम नहीं कर रहा है, एक सबको बता रहा है, फिर वो दूसरा सबको बता रहा है। गॉसिप मतलब सब एक दूसरे को ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ टाइप्स पढ़ लिया, अब आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप अप्रोच, ग्रुप के लेवल पे, और मास अप्रोच, मास अप्रोच, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, दैट इज आप लेटर लिख सकते हो किसी को, पर्सनल लेटर, ठीक है, एसएमएस भेज सकते हो। और डॉक्टर पेशेंट जो होता है ना, वो इंडिविजुअल में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्यों आता है, दैट इज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज इन विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इंडिविजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को लेटर भेज सकते हैं, एक दूसरे से एसएमएस पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आता है ग्रुप अप्रोच में। ग्रुप अप्रोच में हम कई सारे इंडिविजुअल्स को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। मतलब एक बंदा कई सारे इंडिविजुअल को एड्रेस कर रहा है, मतलब हम ग्रुप में कम्युनिकेशन है, हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप अप्रोच है, तो हम एक साथ ग्रुप को बता रहे हैं सब चीजें। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, साइनॉप्सिस, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, वर्कशॉप्स। और मास मतलब आप पूरी कंट्री को ऐसे सोचो, पूरी कंट्री को बता रहे हो, तो पूरी कंट्री को कैसे बताओगे, टीवी के जरिए बताओगे,
सोशल मीडिया के जरिए बताओगे, पोस्टर्स के जरिए बताओगे, ठीक है, ऑब्वियसली पूरी कंट्री को ऐसे ही बताओगे। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि मतलब ये फिक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा, 6 to 12 इंडिविजुअल्स होते हैं एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब फॉर्मल भी होगी, इनफॉर्मल भी होगी, कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड होंगी कि हाँ ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक डिस्कस्ड होंगे पहले से, तो ये स्ट्रक्चर्ड है। इनफॉर्मल मीन्स एक सबको बता रहा है, फिर बाकी लोग भी एक दूसरे को बता रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल। तो इसमें दोनों टाइप का होगा, दैट इज ग्रुप डिस्कशन में इनफॉर्मल प्लस फॉर्मल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इतना ही जानना है, 6 to 12 इंडिविजुअल होते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। और लेक्चर में क्या होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे होता है ऑब्वियसली, तो ये फॉर्मल बोलेंगे हम इसको, फॉर्मल एज सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आइडियल टाइम लेक्चर का कितना होता है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ। आइडियल टाइम शुड बी 20 to 30 मिनट्स, जो कि हमारे कहीं भी नहीं होता है आइडियल टाइम, बहुत दूर दूर तक नहीं होता है। ठीक है, साइनॉप्सिस या साइनॉप्सिया जो भी बोलो आप इसको। तो इसमें क्या होता है, जो लेक्चर्स होते हैं दैट इज गिवन बाय एक्सपर्ट, तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर गिवन बाय द एक्सपर्ट और मल्टीपल टॉपिक्स। ठीक है, और मल्टीपल टॉपिक्स फ्रॉम सेम सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ किसी सब्जेक्ट का, तो मैं उस सब्जेक्ट के मल्टीपल टॉपिक्स पे लेक्चर दूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट पे लेक्चर नहीं दूंगा, मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जैसे कि हमने HIV/AIDS पकड़ लिया, तो हम उसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं, उसकी माइक्रोबायोलॉजी भी बता रहे हैं, उसकी सर्जिकल रिलेवेंस बता रहे हैं, मेडिसिन रिलेवेंस बता रहे हैं, पीडिया रिलेवेंस बता रहे हैं, हम उसकी पैथोलॉजी रिलेवेंस बता रहे हैं। तो सब पीपल मिलके इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अकेला उसमें वो जरूरी नहीं है कि अकेला एक्सपर्ट होगा, कई सारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, पर ये डिस्कशन वो लोग अपने में कर रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज नॉट डन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इट शुड बी रिमेम्बर। तो इट इज नॉट डन। सबसे पहले क्या है, एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ फ्रॉम सेम सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि एक HIV डिस्कस कर रहा है, एक सिफिलिस डिस्कस कर रहा है, नहीं। HIV तो उसके बारे में सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, अपना अपना हिसाब से, हर सब लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, अब यहीं पे डिफरेंस आएगा, अभी देखना, मैं आपको अब जब अगले बताऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ। पैनल डिस्कशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैनल डिस्कशन में इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, और इसमें पैनल डिस्कशन में भी सेम होता है कि एक्सपर्ट्स के बीच में डिस्कशन होता है, पर ये इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस होता है, और ये टॉपिक और थीम पे होता है ऑब्वियसली। और इसमें और जब ऑडियंस होगी तो Q&A सेशन भी होगा, Q&A सेशन भी होगा। और इसमें जो होता है ऑन ए टॉपिक या सब्जेक्ट सेम, बाकी चीज सेम। अब ऑडियंस है तो Q&A भी उसमें ऐड हो गया। ठीक है, फिर उसमें वर्कशॉप आ जाता है, अगली चीज। वर्कशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट, आप हम लोग जाते रहते हैं, MBBS के स्टूडेंट जाते रहते हैं ना वर्कशॉप्स में, तो हैंड्स ऑन मिलता है, हैंड्स ऑन स्किल्स मिलती हैं। और स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है ऑब्वियसली, स्किल डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन स्किल हमें सीखने को मिलती है इन वर्कशॉप्स। बहुत काफ़ी सारी वर्कशॉप्स होती हैं। रोल प्ले, रोल प्ले में क्या होता है,
रोल प्ले में होता है कि हम इनैक्ट करते हैं, मतलब कई सारे लोग मिलके कुछ चीज इनैक्ट करते हैं ऑडियंस के सामने। ये भी ऑडियंस के सामने होता है, सनॉप्सिया या सैनॉप्सिस ऑडियंस के सामने नहीं होता है। पैनल डिस्कशन इज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड रोल प्ले इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हम टीच, ये एक कम्युनिकेशन का मेथड होता है। हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो हम उसके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें कोई कई सारे रोल प्लेज होते रहते हैं कि अगर आपको क्लीनलीनेस को प्रमोट करना है, तो आपको कई सारे लोगों को एजुकेट करना है, तो आपने रोल प्ले कर दिया एक, ठीक है, नुक्कड़ नाटक कर दिया, ऐसे उस टाइप को हम रोल प्ले बोलते हैं। और ये जो होता है, इट इज बेस्ट फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है, ये बेस्ट फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स। इसको लिखते हैं हम, दैट इज इनेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ, इनेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन नहीं है, इनेक्टिंग है। और ये क्यों होता है, टू प्रोमोट कम्युनिकेशन मेथड्स, टू प्रोमोट कम्युनिकेशन मेथड्स। भाई तो मतलब ये कम्युनिकेशन मेथड्स प्रमोट करने के लिए हो सकता है, काफी चीजों के लिए हो सकता है। और इट इज बेस्ट फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स, कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज बेस्ट फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स, मतलब कि आप रोल प्ले कर रहे हो और पोस्टर दिखा रहे हो, फिर रोल प्ले कर रहे हो, फिर आप टीवी पे कुछ चला रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आप एक कम्युनिकेशन मेथड को दिखा रहे हो लोगों को, ठीक है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स, ये रोल प्ले है। मतलब इनैक्ट कर रहे हो लोगों के सामने क्लीनलीनेस के ऊपर, और फिर आप क्लीनलीनेस के लिए पोस्टर बना के लाए हो, क्लीनलीनेस के लिए आप टीवी पे कुछ फिल्म बना के लाए हो, क्लीनलीनेस के लिए आप बैकग्राउंड में कुछ चीज चला रहे हो, तो दैट इज इन द रोल प्ले। और दैट इज व्हाई इट्स द बेस्ट मेथड फॉर शोइंग द कम्युनिकेशन, दैट इज इट इज द बेस्ट मेथड फॉर शोइंग द कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है। आपको समझ आया होगा, लेकिन मतलब ये इतना समझने वाला है नहीं, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। इसमें लॉजिक्स भी नहीं है एक्चुअली, बस ये आपको याद ही करना है, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन भी एक चीज आ जाती है, लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी आ जाती है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि स्किल सिखाने से पहले हम टीच करते हैं स्किल, मतलब स्किल सिखाने से पहले हम उसको बताते हैं कि कैसे करना है। वर्कशॉप में हम हैंड्स ऑन मिलता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन में पहले हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कैसे करना है, उसके बाद हम स्किल सीखते हैं। तो इसमें क्या है, बिफोर बिफोर टेकिंग skills they are demonstrated, ठीक है। एंड ये होता है बेस्ट वे टू टीच स्किल, ठीक है। वर्कशॉप और डिमॉन्स्ट्रेशन में यही डिफरेंस ये लोग बोलते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन में हम पहले डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कैसे करना है, उसके बाद आप स्किल सीखते हो। वर्कशॉप पे आप सीधा हैंड्स ऑन स्किल सीखते हो, वैसे एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, पर ये प्रॉपर डेफिनेशन है, तो आपको फिर याद करना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। एग्जाम्पल इसकी सीपीआर देना, पहले मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, फिर आपको करने को बोला। ओआरएस कैसे बनाना, तो मैंने पहले पब्लिक में जाके डिमॉन्स्ट्रेट किया कि देखो हमें बॉइल्ड वाटर बॉइल करने के बाद उस वाटर को कूल होने के लिए रखना है, उसके बाद हम उसमें ओआरएस डालेंगे, और उसको ऐसे प्रिपेयर करता है और इतना प्रिपेयर करता है, 24 घंटे के अंदर लेता है, वो सब हम उनको बताएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको करने को बोलेंगे। तो वो उनको स्किल सीखा और मैंने पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो दैट इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है कम्युनिकेशन की, दैट इज डेल्फी टेक्निक। इधर लिखता हूँ, डेल्फी टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। इसमें पहले आपको ऐसे समझना पड़ेगा, एज्यूम यहाँ पे ग्रुप 1 बैठा है, ग्रुप 2 बैठा है, ग्रुप 3 बैठा है, ग्रुप 4 बैठा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्रुप 1 को बोला कि यार देखो, एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ये कोई भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो तुम सॉल्यूशन ढूंढो। ग्रुप 1 ने बोला अरे ठीक है, अपन लोग बैठे हैं, अपन लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे, मस्त ढूंढेंगे। उन्होंने बस 20 पेज की फाइल बनाई, सॉल्यूशन ढूंढ के बता दिया कि ये सॉल्यूशन है, ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करो, ये सब करो। अब हमने वही प्रॉब्लम वही सॉल्यूशन दे दिया ग्रुप नंबर 2 को,
जब वो ग्रुप नंबर 2 के पास गया तो उन्होंने उसको देखा जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन था, अब वो उसमें चेंजेस लाएंगे, मतलब वो सेम चीज नहीं सोचेंगे, उसके अलावा कुछ और सोचेंगे। फिर उन्होंने कुछ सोच के बताया, फिर वो 4 को दिया, फिर वो 3 को दिया, फिर वो वापस 1 को दिया, फिर वो वापस 2 को दिया, फिर वापस 3 को दिया। मतलब आप ऐसे करते जाओगे, फिर आपको एक इतना रिफाइंड मिलेगा, इतने सारे सॉल्यूशन इतने एकदम फिल्टर ऑफ करके मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं डेल्फी टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको हेल्थ उसका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का वो दिया, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, और एक्चुअली ग्रुप्स कुछ नहीं होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जाते रहते हैं। फिर दूसरे आता है कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच जो कि हम फैमिली प्लानिंग में यूज करते हैं। फैमिली प्लानिंग में कब यूज करते हैं कि चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो क्लाइंट के पास ही है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज इन क्लाइंट्स हैंड। जब कैफे में जाते हो तो ऑर्डर करना आपके हाथ में होता है या रेस्टोरेंट ओनर के हाथ में होता है? ऑब्वियसली आपके हाथ में होता है। तो कैफेटेरिया अप्रोच में भी कि भाई तुम्हारे हाथ में, तुम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हो, हमने तो दुनिया भर के निकाल दिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। ठीक है, दिस इज नोन एज कैफेटेरिया अप्रोच। ये सब कुछ अप्रोचेस, कुछ ये सब हमें ऐसे ही बस पढ़ना है। एक है इसमें स्पाइक्स प्रोटोकॉल मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फालतू है पर पढ़ना पड़ेगा। स्पाइक्स प्रोटोकॉल इज दैट इज इट इज यूज्ड टू ओपन एनी बैड न्यूज टू द फैमिली या रिलेटिव्स। ठीक है, इट इज यूज्ड टू गिव एनी बैड न्यूज टू फैमिली। इसके भी प्रोटोकॉल है, आप देख रहे हो। तो इसका प्रोटोकॉल में ये लोग क्या बोलते हैं, स्पाइक्स ही इसका निमोनिक है, SPIKES। तो एस से पहले आप सेटिंग करो, फिर आप पी मतलब परसेप्शन ऑफ कंडीशन, पहले मैं लिख देता हूँ। आई मीन्स इनविटेशन, इनविटेशन फ्रॉम पेशेंट टू गिवन इंफॉर्मेशन, invitation from patient to give information and knowledge मतलब वही कि आप क्या गिव इंफॉर्मेशन, मतलब आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना आपको कि ऐसा। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ। एक्सप्लोर इमोशंस एंड sympathize and strategy एंड समरी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी बैड न्यूज़ किसी को देने जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप वहाँ पे सेटिंग बनाओगे, मतलब अपनी रेपो बनाओगे कि यार मैं हॉक हूँ, हॉक मैं हो नहीं, मैं हूँ कौन तो मैं हॉक हूँ नहीं, मैं हूँ कौन, और फिर मतलब मैं क्यों आया हूँ, ये सब थोड़ा तो आप सेटिंग बनाओगे वहाँ पे मस्त एकदम। फिर आप वहाँ की कंडीशन का परसेप्शन लोगे कि यार हाँ ये कंडीशन ठीक है ना बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बंदा कोई शादी चल रही है और आप ऐसी कोई न्यूज़ लेके चले गए, नहीं, तो आप एकदम कंडीशन देखोगे कि इट इज़ अ गुड कंडीशन, आई हैव डन द परसेप्शन ऑफ कंडीशन। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, फिर आप बताओगे इनविटेशन फ्रॉम पेशेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं पेशेंट की तरफ से आया हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, तो पेशेंट ने मेरे को आपको भेजा या पेशेंट की तरफ से मेरे को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना है, ऑब्वियसली आप बताओगे इस चीज़ के बारे में। फिर आप ये बताओगे कि मैं किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दो। अब इस टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन दोगे कि मेरे को ऐसे 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 इन्फॉर्मेशन ये आपको देनी थी, ये सब। फिर उनको कुछ बुरा लगेगा तो आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, उनके लिए सिंपैथी रखो। एंड उसके बाद हम उनको स्ट्रैटेजी बताओ कि आप क्या कर सकते हैं, और एक उसको आगे की समरी बताओ कि आप अब उसको कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली आप किसी को बुरी खबर देने गए, सबसे पहले आप अपनी रेपो बनाओगे, मतलब आप स्पाइक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से सेटिंग सेट करोगे। वो सेटिंग वाली सेट नहीं करना आपको, अपनी रेपो को सेट करना है। ठीक है, कुछ और सेट मत करना। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम परसेप्शन ऑफ कंडीशन, मतलब परसेप्शन ऑफ कंडीशन देखेंगे कि उस कंडीशन का एक्चुअली इसके दो चीज़ें हो सकती है, तो वहाँ की कंडीशन कैसी है और जो चीज़ आप बताने जा रहे हो उसका वो परसीव कैसे करेंगे। तो दोनों हमें देखना है कि परसेप्शन ऑफ कंडीशन क्या होगा। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि हम पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, इन्विटेशन फ्रॉम द पेशेंट टू टेल यू। फिर उसके बाद हमें वो नॉलेज मतलब वो शेयर करनी है, उसके बाद उनके इमोशंस से हम समझ
समझना है एंड फिर स्ट्रेटेजी बतानी है आगे की कि उसको हम अब कैसे हैंडल करें। ऐसी एक और मेथड होता है, दैट इज गैदर मेथड। गैदर मेथड, ये मेथड किस लिए होता है? फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू, फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू। तो इसको कौन यूज करेगी? आशा वर्कर यूज करेगी, एमपीडब्ल्यू यूज करेगा, एएनएम यूज करेगा, ऑब्वियसली जो घर घर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं ना वो लोग यूज करेंगे। ठीक है, घर घर तो हम भी जाते हैं वैसे। ठीक है, तो इसमें जो निमोनिक होता है वो भी यही होता है, हम मतलब सीएफएम वाले गैदर। तो गैदर में क्या होता है, एक सेकंड, इसके सारे निमोनिक स्पाइस में भी ऐसी है, गैदर में भी ऐसी है। तो सबसे पहले आप ग्रीट करो, उसके बाद आप आस्क करो, उसके बाद आप टेल करो, उसके बाद आप हेल्प लो, उसके बाद एजुकेट करो। अरे मैं मजाक में बोल रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ग्रीट, ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एजुकेट, रिव्यू। मतलब सबसे पहले आप ग्रीट करो, नमस्कार मेरा नाम ये है, वही रेपो बिल्ड करो। फिर उसके बाद आप पूछो कि भाई आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, ये सब। फिर आप उनके बताओ कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आप यहाँ हॉस्पिटल में जाओ, वो सब कि आपको यहाँ आना चाहिए था, आप आ नहीं रहे हो। फिर उनकी हेल्प करो कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करती हूँ। उनको एजुकेट भी करो कि ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। फिर रिव्यू करो, पीरियोडिक रिव्यू करो कि वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सब मैंने आपको लॉजिक से बता दिया है, पर एक्चुअली वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको सिंपल हो, इसलिए मैंने आपको लॉजिक से बता दिया। हमने कम्युनिकेशन लूप, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अप्रोच सब देख ली। पर कुछ बैरियर्स भी तो हो सकते हैं ना कम्युनिकेशन में, कि मैं यहाँ से कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ पर कोई बीच में बैरियर आ गया। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बैरियर्स कौन कौन से आ सकते हैं? या तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ सकता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आ सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर आ सकता है, या इन्वायरमेंटल बैरियर आ सकता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा बैरियर आ सकता है? कल्चर बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ सकता है? मतलब आप कुछ बोले जा रहे हो, उसको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज वो हियरिंग लॉस है, उसको हियरिंग लॉस है, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम है। या उसको दिखाए जा रहे हो, पोस्टर दिखाए जा रहे हो, पर बाद में समझ आया यार उसको तो विजुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, या उसको एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, मतलब आप बोले जा रहे हो, वो एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहा है, वो एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है कि हाँ मुझे सब समझ आया, तो उसको विजुअल प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेशन प्रॉब्लम, ये सब फिजियोलॉजिकल आ सकती है। साइकोलॉजिकल में आ सकती है कि उसका इंटेलेक्ट जो है, जैसे जो आपका इंटेलेक्ट है वो आपका, जो आपका इंटेलेक्ट है और जो उसका इंटेलेक्ट है वो सेम नहीं है, आईक्यू सेम नहीं है, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो। डिफरेंस, मैं डेल्टा लिख देता हूँ डिफरेंस को, डिफरेंस ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है वो, इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो उस वजह से भी बैरियर आ सकता है। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो आप किसी की बात नहीं सुनते हो ना, तो एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। तो बैरियर जो है वही इमोशनल डिस्टर्बेंस एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर कैसे हो सकता है? आप बता रहे हो लेकिन आप रोड पे खड़े होकर बता रहे हो, तो इतनी नॉइज है कि आदमी को सुनाई नहीं आ रहा है, तो नॉइज बहुत ज़्यादा है। या विजिबिलिटी कम है, डिक्रीज विजिबिलिटी, पोस्टर दिखा रहे हो पर फॉग में खड़े होकर पोस्टर दिखा रहे हो तो थोड़ी दिख जाएगा उसको। अब मान लो रोड पे खड़े होकर दिखा रहे हो और पेशेंट जो मतलब पर्सन जो है वो खुद भी हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर भी है, उसको इन्वायरमेंटल बैरियर भी है, दोनों बैरियर आ गए आपकी कम्युनिकेशन में। तो ये सब आपको देखना पड़ता है कि हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर्स ना है, बैरियर्स को रिड्यूस करना है। दूसरा कल्चर बैरियर का हो सकता है कि उसके कुछ बिलीफ है, उसके कुछ कस्टम है, ड्यू टू बिलीफ, कस्टम, तो वो उन चीज़ों का आपको सुनेगा नहीं, वो बोला नहीं यार मेरे यहाँ तो ये फॉलो होता है, आप बाहर में जाओ, मैं तो सुनने ही नहीं वाला। तो ये भी एक बैरियर की तरह आपके कम्युनिकेशन में एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा। अब हम आपने कम्युनिकेट कर लिया, बैरियर भी देख लिया, अब हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके बाद आपका आउटकम क्या होगा? क्या होगा आउटकम? या तो वो पर्सन अवेयर हो जाएगा कि हाँ यार मेरी आंखें खुल गई, या वो एडॉप्ट करेगा, एडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर। ठीक है, या वांट टू, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इवेल्युएट हिमसेल्फ हरसेल्फ, दैट इज देमसेल्फ, या शो इंटेंट,
यही हमने कम्युनिकेशन लूप में भी लिखा था, आपको याद हो तो, दैट इज रिसीवर एडॉप्ट करेगा चेंज को या उससे इफेक्ट होगा या अवेयरनेस बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो ये सभी आपका आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन होंगे। अब इसकी कुछ स्टेजेस होती है कम्युनिकेशन की, स्टेजेस होती है क्या बोलते हैं आउटकम की। तो सबसे पहले होता है दैट इज प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन एंड मेंटेनेंस। तो होता क्या है, प्री प्री कंटेम्पलेशन मतलब वो कुछ नहीं सोच रहा है उसके बारे में, नॉट थिंकिंग एनीथिंग। और कॉन्टेम्पलेशन मीन्स ही इज थिंकिंग बट नॉट एक्टिव, मतलब नॉट एक्टिव एक्शन, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया है उसमें। और प्रिपरेशन मीन्स ही इज टू रेडी टू टेक एक्शन, एंड एक्शन इज एक्शन ले लिया। और मेंटेनेंस मीन्स उस एक्शन को बार बार ले रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। तो अगर कोई आदमी, आपने कम्युनिकेट किया, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिक्रीज किया, फिर वो प्री कंटेम्पलेशन से अगर वो मेंटेनेंस फेज की तरफ जा रहा है तो हम उसको प्रोग्रेस बोलेंगे। ऐसे लिखता हूं मैं, अगर वो ऐसे जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रोग्रेस, ठीक है। और अगर वो ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रिलैप्स, ठीक है। और इसलिए हम बोलते हैं कि जो बेटर हेल्थ कम्युनिकेशन होती है वो पर्सन को प्री कंटेम्पलेशन स्टेज से मेंटेनेंस स्टेज की तरफ धकेलती है। मतलब जो पर्सन कुछ भी नहीं सोच रहा था, आपके कि आपने वहां पे जाके ये गैदर मेथड लगाया, आपने स्पाइक प्रोटोकॉल यूज किया, आपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कम करा, और फिर आपने देखा अरे वाह, आपने तो इसको जो जहाँ पे कुछ भी नहीं सोच रहा था, अब आपने इसका एजुकेट किया, आपने कम्युनिकेशन किया, और फिर आपने उसको प्री कंटेम्पलेशन से मेंटेनेंस फेज तक लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बेटर हेल्थ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब और कुछ इसमें फालतू फालतू से टॉपिक्स है, दैट इज अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, वाह वाह, दैट इज अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले क्या है, रेगुलेटरी अप्रोच, रेगुलेटरी अप्रोच, ठीक है। रेगुलेटरी अप्रोच मतलब कि मैं एक लॉ लगा दूंगा जो ये रेगुलेट करेगा, बात ही खत्म, सिंपल। मैंने लॉ लगा दिया कि 2 चाइल्ड से ज्यादा नहीं हो सकते, जैसे चाइना में है बैन ऑन, 2 चाइल्ड नहीं, एक चाइल्ड से ज्यादा नहीं हो सकते चाइना में, बैन ऑन सेकेंड चाइल्ड इन चाइना। तो मैंने जब बैन लगा दिया तो ये रेगुलेटरी अप्रोच हो गई, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की रेगुलेटरी अप्रोच, मैंने तो लॉ लगा दिया, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेकिंग द लॉ, मेकिंग द लॉ, जैसे कि हमारा था कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट क्या था कि आप इलीगल टू सेल टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू एज लेस देन 18 ईयर, ठीक है। जो पोर्शे केस हुआ था वो भी इसमें आ सकता है कि जो, हाँ, लेस देन 18, लाइक यहाँ नहीं, इसमें कोटपा एक्ट, कोटपा एक्ट मतलब कि लेस देन 18 ईयर को टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, सेल नहीं करने हैं। वैसे पोर्शे केस में नहीं आएगा एक्चुअली, क्योंकि वो टोबैको नहीं था, वो अल्कोहल से रिलेटेड था मेनली, जितना मुझे याद आ रहा है। तो लेस देन 18 ईयर को टोबैको नहीं देना है, तो ये लॉ बना दिया, तो ये आपका रेगुलेटरी अप्रोच होगी, रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू दी लॉ। दूसरी अप्रोच होती है दैट इज सर्विस अप्रोच, सर्विस अप्रोच मतलब आपको किसी डिलीवरी सर्विस, या आप चाहते हो कि उनको जो वो है, जो हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्रमोट करना है एएनसी मदर्स को, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी हम अलग अलग जेएसवाई ये सब स्कीम चलाते हैं, ताकि उनको आए तो हम हर डिलीवरी पे उनको पैसा दें, आशा को पैसा दें, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो प्रमोट हो जाएगी उनकी हेल्थ एजुकेशन बढ़ेगी ना, तो इस सर्विस अप्रोच हो गई। तीसरी हो गई दैट इज हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। इसमें नाम, इसमें नाम में ही समझ आ रहा है, दैट इज एजुकेट द पीपल, एजुकेट द पीपल। अच्छा कम्युनिकेशन मेथड लगाओ, स्पाइक प्रोटोकॉल लगाओ, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को कम करो, और फिर उनको प्री कंटेम्पलेशन स्टेज से मेंटेनेंस स्टेज तक लेके आओ। फिर ये होता है, लास्ट होता है दैट इज प्राइमरी हेल्थ
केयर अप्रोच, दैट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आप यूज करो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कौन कौन आते हैं, दैट इज आशा, यूषा, मतलब USHA, अर्बन में जो आशा होती है दैट इज यूषा, MPW विलेज हेल्थ गाइड भी होता है, आंगनवाड़ी, साथिया, ये हमने पढ़ा है हेल्थ प्लानिंग में, एंड रोगी कल्याण समिति, रोगी कल्याण समिति कमिटी, ये दोनों ही हमने हेल्थ प्लानिंग में पढ़े हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन। लास्ट टॉपिक है इसमें मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन। तो इसमें जो होता है इस 4 मॉडल होते हैं। तो पहला मॉडल होता है मेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल। दूसरा मॉडल होता है मोटिवेशन मॉडल। तीसरा मॉडल होता है दैट इज आपका सोशल इंटरवेंशन मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल। और आपका लास्ट होता है दैट इज इंसेंटिव बेस्ड मॉडल, इंसेंटिव बेस्ड मॉडल। तो जो सबसे पहला मेडिकल मॉडल होता है ये क्या बोलता है कि आप उन लोगों को मेडिकल चीज़ों के बारे में बताओ, जैसे कि आप डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिजीज स्क्रीनिंग, इन सब के बारे में ये चीज़ें बताओ। तो टेल पीपल अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, डिजीज, स्क्रीनिंग, इन सब के बारे में बताओ। बस इसकी प्रॉब्लम ये, वेरी लेस पीपल कैन अंडरस्टैंड, वेरी लेस पीपल कैन अंडरस्टैंड। हाँ, आपकी बात हर कोई थोड़ी समझ सकता है कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे, हम क्यों आपको डायग्नोज कर रहे हैं, हम क्यों स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो हर पेशेंट नहीं समझ सकता है। तो इसलिए वेरी लेस पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस मॉडल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। दूसरा आता है दैट इज आपका मोटिवेशन मॉडल। इसमें हम करते हैं कि मोटिवेट करो पेशेंट को। कैसे मोटिवेट करोगे, जब आप किसी चीज की बुरी साइड उसको दिखाओगे, मतलब मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द आउटकम, मेकिंग पीपल, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ आउटकम, मतलब उनको बताओ कि यार इसका आउटकम बहुत डेडली होगा, टोबैको खाओगे तो तुम्हें ओरल कैंसर हो सकता है, फिर तुम्हारी ऐसे सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगे, ऐसा सब आपको हो सकता है, तो डरेगा। तो उसकी वजह से हम उसको मोटिवेशन आएगा कि यार अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। जैसे कि यही एग्जाम्पल है, टोबैको के पैकेट्स के ऊपर बैड इमेजेस होती हैं, तो उनको मोटिवेशन आता है कि यार ऐसा मेरे साथ ना हो, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सोशल इंटरवेंशन मॉडल। इसमें क्या करते हैं, एक रोल मॉडल बना देते हैं कम्युनिटी से ही, और फिर उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब वो जो हम ऐसे दिखाते हैं कि आपकी कम्युनिटी का रोल मॉडल है, जैसे कि आशा वर्कर, फिर वो जो काम करती है ना, लोग जनरली उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो उन्हीं के बीच की होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो उन्हीं के बीच का होगा रोल मॉडल तो उनको अच्छा भी लगेगा, वो रिलेट भी कर पाएंगे। अब वो कोई और ही रोल मॉडल ले आया, आप कहीं कोई एक्टर को रोल मॉडल बना दिया किसी विलेज के लिए, तो वो उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए मेकिंग अ रोल मॉडल, मेकिंग अ रोल मॉडल, सॉरी, रोल मॉडल लाइक आशा वर्कर। ठीक है, तो आपने यहाँ रोल मॉडल बना दिया जिसको वो फॉलो कर रहे हैं विलेज वाले। लास्ट होता है इंसेंटिव बेस्ड मॉडल। इंसेंटिव बेस्ड मॉडल में हम फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल इंसेंटिव दे सकते हैं, और मटेरियल इंसेंटिव दे सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियल, पैसे दे दिए किसी चीज़ के, लाइक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के पैसे दे सकते हैं आप, और भी कई चीज़ के हम पैसे दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंसेंटिव, PNC विजिट्स के लिए दे सकते हैं आप पैसे। मटेरियल इंसेंटिव्स, NTEP में भी आप इंसेंटिव्स देते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे आप JSY में देते हैं, ये हमने MCH में पढ़ा है। आप साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स आप कैसे दे सकते हैं, अवार्ड्स दे सकते हैं पेशेंट को, पर्सन को, ताकि उस विलेज के पर्सन को, ताकि उसको अच्छा लगे, बाकी लोग भी ये काम करें। जैसे स्वच्छता के लिए हम अवार्ड देते हैं कई बार। ठीक है, और मटेरियल इंसेंटिव्स जैसे हम देते हैं निक्षय मित्र स्कीम, निक्षय, TB NTP में पढ़ा है ये मित्र स्कीम, कि आप TB पेशेंट को अपना मित्र बना लो, मतलब उसको अडॉप्ट कर लो। और निक्षय पोषण योजना,
निक्षय पोषण योजना। तो आप मटेरियल इंसेंटिव्स दे रहे हो उसको कि ताकि वो मतलब इसमें निक्षय पोषण योजना में हम 500 रुपये पर मंथ देते हैं। एक्चुअली कायदे में फाइनेंशियल इंसेंटिव में आना चाहिए, पर ये मटेरियल इंसेंटिव में आता है मेनली, क्योंकि आप उसको फूड खरीदने के लिए पैसा दे रहे हो। तो फूड एक मटेरियल है, तो इसलिए बेसिकली आप फूड के लिए दे रहे हो, तो वो इंसेंटिव आपका मटेरियल इंसेंटिव्स में आ जाएगा। ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसी के साथ हमारा हेल्थ कम्युनिकेशन खत्म होता है। इसको फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज, हमने सबसे पहले पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोपोगेंडा। एजुकेशन जो होता है वो एक्टिवली हम लेते हैं, और प्रोपोगेंडा पैसिवली हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर वो हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो हमारी थिंकिंग को प्रमोट नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा। एजुकेशन हम एक्टिवली लेते हैं तो हमारी थिंकिंग को प्रमोट करता है, और वो जो हमारे पहले के थॉट्स होंगे या पुराने थॉट्स होंगे उसको डिक्रीज करेगा, लेकिन ये बढ़ाता है। जजमेंट लेने की पावर हमारी एजुकेशन लेने के बाद बढ़ती है, ना कि कम होती है। बिहेवियर चेंज होता है और प्रोपेगेंडा में नहीं होता है। एजुकेशन एंड नॉलेज आर डिफरेंट। एजुकेशन इज स्टडिंग फ्रॉम द रिसोर्स, नॉलेज इज अप्लाइंग द एजुकेशन, अप्लाइड एजुकेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ, पहले कम्युनिकेशन लूप समझते हैं। एक सेंडर होता है, क्योंकि कंटेंट, सेंडर के पास कोई कंटेंट होता है, वो कोई कंटेंट भेजता है किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर कैसे उसको फीडबैक देता है, और फीडबैक फिर सेंडर के पास जाता है, और फिर वो चेंजेस लाता है। ठीक है। अब ये सेंडर जो है ये कंटेंट को कैसे भेजता है, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक डिक्टेटर, डाइडेक्टिक डिक्टेटर मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन। सोक्रेटिक मतलब टू वे कम्युनिकेशन। एंड फॉर्मल मीन्स स्ट्रक्चर्ड, नॉन फॉर्मल मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड या तो गॉसिप हो गया, या आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मीन्स की वन टेलिंग टू अदर इन एवरी वे, मतलब एक की सबको बता रहा है और सब वे में बता रहे हैं, पहले एक में बताया, दूसरे में, तीसरा, ऐसे कई सारे वेज में बता रहे हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड वे है। स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है कम्युनिकेशन का। मीन्स मैं किसी पर्सन को एक चीज बता रहा हूँ, 10 लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दैट इज नॉट गुड। सटीक भाषा में बात करो तो स्ट्रक्चर्ड वे है। वर्बल हो सकता है, विजुअल हो सकता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल, ग्रुप अप्रोच, मास अप्रोच। इंडिविजुअल मतलब जैसे आप अपने कपल्स कैसे बात करते हैं, पर्सनल लेटर भेज सकते हैं, एसएमएस बात कर सकते हैं, या और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज ऑल्सो इंडिविजुअल। ठीक है। ग्रुप अप्रोच कैसे होती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, लेक्चर, साइनॉप्सिस या साइनॉप्सिया, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले और वर्कशॉप्स। तो सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कशन देखते हैं। 6 से 12 इंडिविजुअल होते हैं, और इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों डिस्कशंस होते हैं इसमें, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड भी। लेक्चर जो होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, और आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, 20 to 13 मिनट। वर्कशॉप में हैंड्स ऑन स्किल देखने को मिलती है। रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले में हम कोई चीज को क्या बोलते हैं, इनेक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और फिर हम उनको कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखा सकते हैं। लाइक इनेक्ट करके हम कोई पोस्टर दिखा रहे हैं, इनेक्ट करके हम कोई मूवी दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इट्स अ बेस्ट वे फॉर शोइंग कम्युनिकेशन मेथड्स, बेस्ट वे फॉर शोइंग अदर कम्युनिकेशन मेथड्स। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, वर्कशॉप में हैंड्स ऑन स्किल मिलती है, पर हैंड्स ऑन स्किल से पहले अगर आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, खुद करके दिखा रहे हो, तो दैट इज, जैसे सीपीआर देना हो गया, फुली कैथेटराइजेशन डालना हो गया, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। पैनल डिस्कशन इज, पहले साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस इज कि एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं सेम सब्जेक्ट पे, पर अलग अलग टॉपिक, सेम सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक, ऑन मल्टीपल टॉपिक एंड ऑफ द सेम सब्जेक्ट, पर ये ऑडियंस के सामने नहीं है। अगर ये ऑडियंस के सामने हो जाता है तो वो पैनल डिस्कशन हो जाएगा, और ऑब्वियसली ऑडियंस आ गई तो क्यू एंड इसमें एंटर स्टार्ट हो जाएंगे होने। ठीक है। फिर उसके हम बात करते हैं डेल्फी टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ग्रुप ए को दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया, फिर वो 2 के पास गया, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1, 1 से 4, 4 से 2। तो ये सब लोग करके एक लास्ट में फाइनल प्लान बनेगा। तो इसलिए बेस्ट मेथड होता है फॉर मेकिंग हेल्थ प्लानिंग या पॉलिसी। कैफेटेरिया अप्रोच की, कैफेटेरिया में ऑर्डर करने जाते हो तो तुम्हारे पास मेन्यू होता है, तुम देखो क्या चाहिए। तो ऐसे ही हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए चाहिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव लेना तो पड़ेगा, अब तुम देखो तुम्हें लेना क्या है। स्पाइक्स प्रोटोकॉल क्या होता है, एस अगर कोई बैड न्यूज बतानी है फैमिली को तो उसके लिए यूज होता है। एस मीन्स सेटिंग, पी मीन्स परसेप्शन ऑफ कंडीशन, आई मीन्स इन्विटेशन फ्रॉम पेशेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, के मीन्स नॉलेज, ई मीन्स एक्सप्लोर इमोशन एंड सिंपैथेसाइज, एस मीन्स स्ट्रेटेजी ऑफ समरी। गैदर मेथड में हम पहले ग्रीट करो, फिर उनसे पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो, फिर उनको बताओ कि आपको क्या करना है, मैं कौन हूँ, ऐसे ये सब। फिर उनकी हेल्प करो कि आप ये गलत कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। एजुकेट मतलब उनको बताओ कि आप ये गलत कर रहे हो तो आगे जाके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फिर आप उसको रिव्यू करो कि आपने सही बताया, वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आउटकम्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, या तो अवेयर हो जाएंगे, या अडॉप्ट कर लेंगे चेंज को, या वांट टू इवेल्युएट देमसेल्फ, या दे विल शो इंटेंस।
स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में प्री कंटेम्पलेशन स्टेज मतलब वो कुछ भी सोच नहीं रहा है, कंटेम्पलेशन मतलब अब उसने सोचना शुरू कर दिया पर एक्शन नहीं ले रहा है, प्रिपरेशन फेज मतलब रेडी टू एक्शन, एक्शन ले लिया, मेंटेनेंस अब उस एक्शन को मेंटेन कर रहा है। तो हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन यही होना चाहिए कि वो प्री कंटेम्पलेशन से मेंटेनेंस फेज की तरफ जाए। हमें बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन भी कम करना है ताकि वो प्री कंटेम्पलेशन से मेंटेनेंस फेज में जाए। सारे हेल्थ प्रोग्राम यही चाहते हैं कि जो पब्लिक है वो प्री कंटेम्पलेशन फेज से मेंटेनेंस फेज में जाए, और इसी को ही हम प्रोग्रेस बोलते हैं। अगर वो उल्टा जा रही है तो उसको हम रिलैप्स बोलते हैं। अब अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन में क्या आता है, रेगुलेटरी अप्रोच। हमने एक लॉ बना दिया जो रेगुलेट करेगा, जैसे मेकिंग अ लॉ, जैसे कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट मीन्स लेस देन 18 ईयर के बच्चे को हम टोबैको सेल नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट। सर्विस अप्रोच मतलब हमने कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे दी तो लोग आएंगे तो हेल्थ एजुकेट हो जाएंगे उनके। फिर हेल्थ एजुकेशन अप्रोच मतलब उन पेशेंट लोगों को एजुकेट करो फॉर हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोचेस टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो आशा वर्कर, उषा वर्कर, विलेज हेल्थ गाइड हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, साथ ही रोगी कल्याण कमेटी हो गई। अब मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या क्या होते हैं, मेडिकल मॉडल मतलब आप पेशेंट को डायग्नोसिस के बारे में बताओ, लोगों को डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, इन सब के बारे में, डिजीज के बारे में। लेकिन हर कोई ये चीज समझ नहीं सकता है। मोटिवेशन मॉडल मतलब आप उसकी यू टेल द कॉन्सिक्वेंसेज टू द पेशेंट सो दैट ही और शी गेट मोटिवेटेड टू फॉलो द regime you are giving या टू फॉलो दी चेंजेस यू आर सजेस्टिंग हर और हिम। ठीक है। सोशल इंटरवेंशन मॉडल मीन्स आपने कोई रोल मॉडल बना दिया, उन्हीं उन्हीं के बीच का कोई रोल मॉडल बना दिया, लाइक आशा वर्कर, एंड दे आर मोटिवेटेड टू फॉलोइंग दैट रोल मॉडल। दैट इज सोशल इंटरवेंशन, मतलब सोशल पार्ट आ गया, मतलब बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। इंसेंटिव बेस्ड मतलब आपने फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया, जैसे कि JSY, साइकोलॉजिकल इंसेंटिव दे दिया जैसे अवार्ड्स दे रहे हो, मटेरियल इंसेंटिव दे दिया दैट इज निक्षय मित्र स्कीम्स एंड निक्षय पोषण योजना। तो इसी के साथ हमारा हेल्थ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस, वॉचिंग दिस।